वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। दोस्तों, हम राजस्थान के एक नया टॉपिक है जो है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, किस प्रकार से इसकी प्रारंभ हुई, उसी की घटना आज हम देखेंगे। राजस्थान का एकीकरण दोस्तों, पहले बात करते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 में जब लागू हुआ तो इसकी धारा 8 में ये कहा गया कि देसी रियासतें मिलकर ईआईसी के अधीन थी, जो वो क्या कर सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, तो इसमें किसमें कहा गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण के अंतर्गत होने वाली किस प्रकार से प्रारंभ किया गया। तो सबसे पहले दोस्तों, भारत स्वतंत्रता भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 में आया और इसके अंदर कहा गया, इसमें क्या कहा गया कि इसकी धारा 8, इसकी जो धारा 8 है, उस धारा 8 में यह कहा गया कि देसी रियासतें देसी रियासतें जो ईआईसी के अधीन है, ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दोस्तों क्या है, अधीन है, वो अधीन है, वो स्वतंत्र स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, स्वतंत्र रह सकती है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा गया कि धारा 8 में देसी रियासतें ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अधीन है, कौन सी जो रियासतें, वो स्वतंत्र रह सकती है। फिर कहा गया भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। तो यहाँ लिख सकते हैं भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार द्वारा रियासती विभाग की स्थापना की गई। किसकी, रियासती विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, इस रियासती विभाग के अंदर क्या कहा गया कि रियासती विभाग के अंदर इसका अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, सबसे पहले अध्यक्ष की बात करते हैं, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल ठीक है, और इसके जो सचिव थे, रियासती विभाग के जो सचिव थे, वो थे वीपी मेनन। कौन थे, वीपी मेनन। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने रियासती विभाग में अध्यक्ष और सचिव का पद ग्रहण किया। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। ठीक है, अब बात करते हैं भारत सरकार के इस रियासती विभाग के अंतर्गत माउंटबेटन के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि दो प्रपत्र जारी किए गए। इसके अंदर एक तो है स्टैंड स्टिल प्रपत्र। किसके द्वारा, माउंटबेटन के द्वारा। माउंटबेटन के प्रस्ताव माउंटबेटन के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि इसके अंतर्गत दो प्रपत्र थे। क्या थे, दो प्रपत्र जारी हुए। तो प्रथम प्रपत्र का नाम था दोस्तों स्टैंड स्टिल प्रपत्र। स्टैंड स्टिल प्रपत्र। ठीक है, और एक था विलय पत्र। ठीक है, स्टैंड स्टिल प्रपत्र के अंदर क्या कहा गया कि जो रियासतें स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, तो रियासतें क्या रह सकती है दोस्तों, स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, चाहे तो वो क्या करे, मिले या नहीं मिले, तो वो स्वतंत्र रह सकती है। विलय पत्र में क्या कहा गया कि रियासती जो रियासतें हैं, वो समस्त रियासतें या जिन्होंने भाग ले सकती है, कौन सी, जो भारत संघ के अंतर्गत आना चाहती है, तो वो शामिल हो सकती है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर सकती है। तो इसके अंतर्गत लिख सकते हैं रियासतें रियासतें भारत संघ में रियासतें भारत संघ में शामिल हो सकती है। ठीक है, भारत संघ में शामिल
हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं। माउंटबेटन का प्रस्ताव हो गया, जिसमें स्टील स्टैंड स्टील प्रपत्र और विलय पत्र पर हो गया। विलय पत्र पर व्यवस्था, एकीकरण के व्यवस्था के तहत एकीकरण की जो व्यवस्था की गई थी दोस्तों, व्यवस्था के अंतर्गत विलय पत्र पर सर्वप्रथम विलय पत्र पर सर्वप्रथम बीकानेर के शासक बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। ठीक है, तो बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक कौन थे रियासती के? बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए गए। और इस विलय पत्र में यानी एकीकरण के अंदर अंतिम हस्ताक्षर करने वाले थे धौलपुर के शासक और धौलपुर में शासक कौन थे? उदयभान सिंह। कौन? उदयभान सिंह ने अंतिम रूप से क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और वो कब किए गए थे? 14 अगस्त 1947। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के शासक ने अंतिम हस्ताक्षर किए एकीकरण के दौरान विलय पत्र पर। ठीक है दोस्तों, पुनः देखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम ये चाहती थी कि समस्त रियासतें क्या हो जाए? एक हो जाए। तो इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 8 में देशी रियासतों को EIC के अंतर्गत आने वाली समस्त रियासतों को एकीकरण एक करने के लिए कहा गया। लेकिन कहा गया कि धारा 8 के अंदर जो EIC के अंतर्गत जो रियासतें आती है वो स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा रियासती विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और सचिव VP मेनन को बनाया गया। ठीक है, रियासती विभाग के अंतर्गत माउंटबेटन के प्रस्ताव रखा, जिसमें 2 प्रपत्र जारी किए, स्टैंड स्टील प्रपत्र और विलय पत्र। स्टैंड स्टील प्रपत्र के अंदर रखा गया कि रियासती विभाग रियासतें क्या रह सकती है? स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, विलय पत्र, रियासतें भारत संघ में शामिल हो सकती है। ठीक है, और एकीकरण की व्यवस्था के अंतर्गत विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे और यह 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। प्रथम हस्ताक्षर बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर किए और अंतिम रूप से धौलपुर के शासक उदयभान सिंह 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात करते हैं, हो गया जीव राज्य। राजस्थान के एकीकरण से पहले यानी भारत स्वतंत्रता के दौरान जीव राज्यों की स्थापना भी जीव राज्य भी हुए। कौन से? जीव राज्य। और जीव राज्य किसको कहा जाता है? जीव राज्य उसको कहा जाता है जिसमें जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। किसकी? जनसंख्या 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट बात, उस राज्य की वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से अधिक। तो ये क्या कहलाएंगे? जीव राज्य। और जीव राज्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? जीव राज्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 4। कितनी? 4। और वो 4 कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। बीकानेर और उदयपुर। ठीक है, तो ये था जीव राज्य, यानी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, तो वो जीव राज्य कहलाएंगे।
और जीव राज्यों की संख्या कितनी थी? 4, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के दौरान 19 रियासतों ने भाग लिया। 19 रियासतों ने भाग लिया। ठीक है, और स्वतंत्रता से पहले दोस्तों, आजादी से पूर्व राजपूताना में 22 रियासतें आती थी। कितनी? 22 रियासतें आती थी, जिसमें दांता, ईडर व विजयनगर ये तीनों रियासतें दोस्तों गुजरात राज्य में चली गई। तो अब बची अपने कितने? 19। तो 19 रियासतों ने राजस्थान के एकीकरण में भाग लिया था। नेक्स्ट, 3 ठिकाने थे एकीकरण के दौरान, 3 ठिकानों ने भाग लिया। ठीक है, 3 ठिकाने। ठीक है, नेक्स्ट, एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। और एकीकरण दोस्तों 7 चरणों में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, समय कितना लगा? तो लिख सकते हैं 8 वर्ष 8 वर्ष 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगा दोस्तों? एकीकरण में समय लगा। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान के एकीकरण का जो सर्वाधिक श्रेय जाता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है, इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण में ये फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण है दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से 19 रियासतों ने भाग लिया, 3 ठिकाने थे, केंद्र शासित प्रदेश एक था, और चरण 7 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों राजस्थान और ये हमारा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान, इस राजस्थान के अंतर्गत सबसे जो बड़ी रियासत थी वो थी मारवाड़ रियासत। कौन सी? मारवाड़ रियासत। तो लिख सकते हैं सबसे बड़ी रियासत। सबसे बड़ी रियासत थी कौन सी? मारवाड़। जो किस दृष्टि से रखी गई? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, अब बात करते हैं। नेक्स्ट है सबसे छोटी रियासत। सबसे छोटी रियासत। सबसे छोटी रियासत। और सबसे छोटी रियासत थी दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा। सबसे नवीन रियासत थी। सबसे सबसे नवीन रियासत। सबसे नवीन रियासत थी कौन सी दोस्तों? शाहपुरा वो। सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। कौन सी? झालावाड़। ठीक है, सबसे नवीन रियासत झालावाड़। और सबसे पुरानी रियासत थी दोस्तों मेवाड़ की। सबसे पुरानी रियासत। सबसे पुरानी रियासत थी कौन सी? मेवाड़ रियासत। और नेक्स्ट दोस्तों 3 ठिकाने थे। 3 ठिकानों में से जो पहला ठिकाना था वो था नीमराणा अलवर। नीमराणा अलवर। नीमराणा अलवर। एक था हमारे पास टोंक लावा। लावा टोंक। ठीक है, एक हो गया। नेक्स्ट है कुशलगढ़। कौन सा? कुशलगढ़। कुशलगढ़। और कुशलगढ़ कहाँ पर? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, प्रतापगढ़। ये थी दोस्तों 3 ठिकाने, कौन कौन से? निमराना अलवर ठिकाना, टोंक लावा ठिकाना और कुशलगढ़ प्रतापगढ़ ठिकाना। ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा यानी केंद्र शासित प्रदेश था उस समय, केंद्र शासित प्रदेश। कितना? एक। और ये अजमेर मेरवाड़ा और साथ में दूसरा एक था माउंट आबू। और माउंट आबू में दोस्तों क्या थे? एजीजी का मुख्यालय हुआ करता था। एजीजी का मुख्यालय हुआ करता। एजीजी अजमेर मेरवाड़ा में 6 महीने और 6 महीने अजमेर माउंट आबू के अंदर 6 महीने रहता था। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। किस नेक्स्ट दोस्तों, सबसे सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हो गई कौन सी? मारवाड़। और सबसे बड़ी रियासत किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी होगी? जयपुर रियासत। ठीक है, ये थी दोस्तों एकीकरण के दौरान होने वाली रियासतें और ठिकाने, केंद्र शासित प्रदेश। सबसे बड़ी रियासत दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़, सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर, सबसे छोटी रियासत थी दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा, सबसे नवीन रियासत थी दोस्तों झालावाड़, सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी दोस्तों? मेवाड़। ठीक है, 3 ठिकाने, कौन सा? निमराना अलवर, लावा टोंक और कुशलगढ़ प्रतापगढ़ ठिकाना। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा और साथ में स्थान दूसरा था माउंट आबू, जिसमें एजीजी 6 महीने यहाँ रहता, 6 महीने यहाँ रहता। ये एजीजी का मुख्यालय था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में तीन प्रकार के श्रेणी राज्य थे, तो उनकी चर्चा करते हैं। तीन प्रकार के यानी स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाद भारत में भारत में तीन श्रेणी के राज्य थे। ठीक है, और वो 3 श्रेणी के राज्य कैसे थे दोस्तों? टेबल से समझिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 में दोस्तों वो क्या था? ए श्रेणी के राज्य, ए श्रेणी के राज्य। दूसरे थे बी श्रेणी के राज्य और नंबर सी श्रेणी के राज्य। ठीक है, ए श्रेणी के राज्य वे होते थे जो ऐसे क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के क्या थे दोस्तों? नियंत्रण में थे। तो लिख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के क्या थे दोस्तों? अधीन थे। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के क्या थे? अधीन थे। और वहाँ जो प्रमुख होता था, वहाँ प्रमुख होता था गवर्नर। कौन होता था? गवर्नर। ठीक है, और इसके नियुक्ति जो गवर्नर की नियुक्ति करता था दोस्तों वायसराय। कौन करता था? वायसराय। ठीक है, इस ए श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन से थे? बम्बई, मद्रास और बांग्लादेश। ठीक है, सॉरी दोस्तों, बंगाल। तो बम्बई, मद्रास और बंगाल की ए श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्य जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, इनका प्रमुख गवर्नर होता था और उसके गवर्नर की नियुक्ति कौन करता था? वायसराय करता था। नेक्स्ट है बी श्रेणी के राज्य। बी श्रेणी के राज्य ऐसे राज्य जिन पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से क्या था? अधिकार था। तो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश सरकार का
नियंत्रण था, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। ठीक है, तो बी श्रेणी के राज्य के अंदर जो शासन कौन करता था? राजा। कौन करता था? राजा। ठीक है, इसका जो प्रमुख होता था, इसका प्रमुख राज प्रमुख कहलाता था, राज प्रमुख कहलाता। ठीक है, और इसके अंतर्गत ओनली हमारा राजस्थान आता था। बी श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान का आता था। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बी श्रेणी में आने वाला राज्य कौन सा? राजस्थान। नेक्स्ट है सी श्रेणी वाला राज्य। सी श्रेणी के राज्य उसे कहते थे जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान पर रखा गया। तो इसमें आते थे कौन? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया जिसमें इन्हें चीफ कमिश्नरी कहा गया। इन प्रदेशों को चीफ कमिश्नरी कहा गया, जिसके अंतर्गत दो राज्य आते थे, दो प्रदेश थे, एक तो दिल्ली व एक था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा। यह था दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के दौरान समस्त फैक्ट। पार्ट नंबर 1। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 3 प्रकार के श्रेणी राज्य थे। ए श्रेणी का राज्य, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी के राज्य प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के क्या थे? अधीन थे। प्रमुख गवर्नर तथा नियुक्ति वायसराय द्वारा की जाती थी, बंबई, मद्रास और बंगाल। ठीक है, बी श्रेणी के राज्य में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण में थे। सरकार राजा था, शासन राजा करता था और प्रमुख इसका राज प्रमुख था। और राजस्थान हमारे बी श्रेणी के अंतर्गत आता था। सी श्रेणी के राज्य जो केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया था, इसके अंतर्गत इन्हें चीफ कमिश्नरी कहा गया और इसमें दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा को रखा गया। ये था दोस्तों एक राजस्थान के एकीकरण के दौरान पार्ट नंबर 1 जो समस्त डिटेल के साथ आपके समक्ष है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समस्त जो चरण है उन चरणों को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।